औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन देयर। आज हम शुरू करेंगे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो सबसे बुनियादी लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। पहला लॉ है। इससे पहले हम कल जो हमने लास्ट वाला टॉपिक करवाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे। तो उसमें जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट 10 मिनट्स और 15 मिनट्स ऑफ और टुडेस लेक्चर विल इंक्लूड some questions or important points regarding the properties of charges. Next we will move toward इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट लॉ और कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी तरफ फिर हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो चले जी, आज हम पहले हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था चार्ज की जो यूनिट है हमारे पास, चार्ज की यूनिट वो है कूलम। और कूलम बराबर है किस चीज की? कूलम बराबर है हमारे पास, कूलम इज इक्वल टू एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इस चीज के बराबर था हमारे पास क्या? कूलम बराबर था 1 कूलम वाज इक्वल टू 1 एम्पेयर करंट व्हेन फ्लोज फॉर 1 सेकंड ऑफ टाइम through a conductor of 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड 1 मीटर लेंथ। तो इसको हम कहते हैं क्या? 1 कूलम चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास इसके अलावा जो चार्ज का यूनिट है वो है ई। ई इज द यूनिट ऑफ चार्ज आल्सो, ई भी यूनिट है। इसके अलावा फेराडे, फेराडे भी जो है ना चार्ज का यूनिट है। फेराड कैपेसिटेंस का यूनिट है, लेकिन फेराडे इज आल्सो द यूनिट यूज्ड फॉर अ चार्ज। अब हमने कल पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है, स्मॉलेस्ट सबसे कम चार्ज जो अवेलेबल है हमारे पास वो 1e है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इससे छोटे मिकदार में हमारे पास चार्ज पॉसिबल नहीं है, इससे कम चार्ज हमारे पास पॉसिबल नहीं है। 1e इज द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन एनीथिंग, और 1e हमारे पास क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और ये बराबर है 1.602 ज़रबे 10 की ताकत -19 कूलम, इतने के बराबर है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रीली एग्जिस्टिंग चार्ज, स्मॉलेस्ट। ये फर्दर इनडिविजिबल है। ठीक है, इससे छोटा चार्ज हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकता। एलिमेंट्री फंडामेंटल चार्ज है हमारे पास। ठीक है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा हमारे पास वो इसके मल्टीपल के शक्ल में होगा, 1e 2e 3e 4e एटसेट्रा के शक्ल में। इससे छोटा चार्ज हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, .5e, ठीक है, 0.001e, इससे इस तरह का चार्ज हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सबसे कम जो चार्ज है, स्मॉलेस्ट, वो 1e है। ठीक है। अब 1e हमारे पास इतने कूलम के बराबर है। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब 1 कूलम किस चीज के बराबर है? 1 कूलम हमारे पास बराबर है 6.25 इंटू 10⁻18e के बराबर है। कैसे? यहां से आप लोग 1 कूलम कैलकुलेट करें तो 1 कूलम हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि ये जो पूरा नंबर है ये इधर आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। सो 1 कूलम हमारे पास बराबर हो जाएगा, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। 02 भी लगा ले साथ, या जिस तरह भी है। चलो मैंने यहां तक लगा दिया। ठीक है, क्या मैं इसको यू लिख सकता हूं? 1 डिवाइड बाय 1.6, ये ऊपर आ जाएगा और +19 हो जाएगा। ई साथ है, ई साथ है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब 1 डिवाइड बाय 1.6, इसको मैं 10 डिवाइड बाय 16 लिख सकता हूं। ये डिसिमल इधर आ जाएगा और यहाँ पे डिसिमल है, एक सिफर लगा दो, 10 के पावर +19e। ठीक है, सिंपल डिवीजन। 10 को हम, ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि बार बार हमारे पास थ्रू आउट सेकेंड ईयर का जो क्लास 12 का फिजिक्स है इसमें ये फैक्टर आएगा, 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसको समझे जरा, ये किस तरह 6.25 इंटू 10⁻18 के बराबर है।
10 अंदर 16 बाहर, यहाँ पे 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 96, 4 आ जाएगा। यहाँ फिर 0 लग जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 8 रह जाएगा, 0 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। तो इस पूरे नंबर से हमारे पास आएगा 0.625 इंटू 10⁻19 ई आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये इसको थोड़ा सा इधर लेके जाए तो ये इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो 6.25 इंटू 10⁻18 ई। ठीक है, ये आ गया 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 से ये चीज बन गई 6.25 इंटू 10⁻। तो 1 कूलम चार्ज में हमारे पास इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो 1 कूलम इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। बहुत बड़ा चार्ज है 1 कूलम। 1 कूलम में इतने चार्जेस इलेक्ट्रॉन है, ये तकरीबन पता नहीं कितने कोई करोड़ों अरब जो हैं खरब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जहन में रखें कि 1 कूलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे अगर हम मूव करें तो इसके अलावा अब देखिए जो हमारे पास क्वार्क्स है, क्वार्क्स हम पढ़ेंगे आगे। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन ये बने हैं किस चीज से? न्यूट्रॉन हमारे पास बने हैं एक अप क्वार्क से और 2 डाउन क्वार्क्स। तो अप क्वार्क पे हमारे पास चार्ज है अप क्वार्क पे +2/3 ई, और डाउन क्वार्क पे हमारे पास चार्ज है -1/3 ई। अभी तो हमने कल पढ़ा था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक चार्ज या इंटीजर शक्ल में होगा, डिसिमल्स और फ्रैक्शंस में चार्ज अलाउड नहीं होगा। ये क्या बात? इज इट नॉट अगेंस्ट द क्वांटाइज प्रॉपर्टी? नो बॉस, ये जो है ये चार्जेस ये इस तरह तो है अप क्वार्क पे इतना चार्ज, लेकिन अप क्वार्क अकेले रह नहीं सकता। ठीक है, अकेले रह नहीं सकता, क्वार्क्स ग्रुप के शक्ल में होते हैं। जैसे न्यूट्रॉन है हमारे पास, न्यूट्रॉन किस चीज से बना है? न्यूट्रॉन बना है एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। तो एक अप क्वार्क पे चार्ज कितना है? +2/3 ई। एक डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना है? -1/3 ई, -1/3 ई। ये आ गया। यहां से अगर हम एलसीएम ले ले तो ये 3 बन जाएगा, 3 1, तो ये ऊपर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 2 -2 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे ई साथ लगा ले, ई साथ लगा ले। 2 - 2 से क्या आ जाएगा? 0/3 ई। तो न्यूट्रॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज है 0। आर न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल और चार्जलेस में फर्क है, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हम साथ साथ इसको भी पढ़ेंगे डेली, और जो टेस्ट है उनके लिए भी तैयारी करते रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 1 कूलम बराबर है हमारे पास इस चीज के। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन हमारे पास बना है एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क्स। ठीक है, तो इस पे 0 ई चार्ज, तो 0 ई चार्ज तो हमारे पास पॉसिबल है, कल हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था। लेकिन जो है हमारे पास 2/3 ई -1/3 फ्रिक्शंस और डिसिमल में पॉसिबल नहीं है। अब क्वार्क में ये चार्ज है, लेकिन अब क्वार्क कभी भी आपको अकेले नजर नहीं आएगा। अब क्वार्क के साथ लाजमी डाउन क्वार्क होगा या कोई दूसरा क्वार्क होगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझे इस चीज को। अब न्यूट्रल क्या है और चार्जलेस क्या है? न्यूट्रल की मानी ये है कि जब हम सपोज एटम जो है, एटम हमारे पास ये न्यूट्रल होता है। एटम कभी भी चार्जलेस नहीं हो सकता। एटम हमारे पास नॉर्मली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल पॉसिबल हो सकता है। न्यूट्रल हाउ? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं, तो बराबर है, एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास इस चीज के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? 0 चार्ज। तो न्यूट्रल हमारे पास ये है कि जब हमारे पास अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस इनसाइड अ बॉडी जब 0 होता है। अलजेब्रिक सम इनसाइड हमारे पास किस चीज के बराबर हो? 0 हो। अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस हमारे पास क्या होता है? 0 होता है। अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस क्या होता है? 0 होता है। तो इस चीज को हम न्यूट्रल कहते हैं। अब फोटॉन जो है, फोटॉन
फोटॉन पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटॉन हमारे पास चार्जलेस होता है, ये न्यूट्रल नहीं होता, ये क्या होता है, चार्जलेस होता है। सो फोटॉन इज चार्जलेस while neutron is neutral. So there is a difference between the two terms, neutral and chargeless. न्यूट्रल में सम ऑफ द इंटरनल जो चार्जेस होता है उसका सम क्या होता है, जीरो, जबकि चार्जलेस में सिर्फ से चार्ज होते ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अक्सर इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि हमारे पास फोटॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field, inside a magnetic field and electric field and magnetic field will deflect toward, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है हमारे पास फोटॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है सपोज एक रीजन में, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम दूसरे चैप्टर में पढ़ लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा या सी नॉन किसी की तरफ भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो कहीं भी ये डिफ्लेक्ट नहीं होता बिकॉज इट इज चार्जलेस। तो चार्जलेस पार्टिकल जो है इज नाइदर इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कहीं पे भी हमारे पास डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिए। या अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज नॉट affected by इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको इफेक्ट नहीं करता, अल्फा को और बीटा को। ठीक है, बीटा को और सी गेमा को, डी नॉन। तो अल्फा पे हमारे पास डबल पॉजिटिव चार्ज है, बीटा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, गेमा जो है ये चार्जलेस है, तो इसको ना इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट कर सकता है ना मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये छोड़ जाते हैं, ये छोड़ जाती है, ये दोनों इफेक्ट कर जाएंगे, डिफ्लेक्शन शो कर लेंगे, लेकिन ये वाला जो गेमा पार्टिकल है या गेमा फोटॉन्स है या एक्सरेज फोटॉन्स है, ठीक है, ये जो है इफेक्ट नहीं होते, किस चीज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो ये भी आप लोग जहन में रखें। कल जो हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़े थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इसके अलावा हमारे पास जो तीसरे नंबर पर था इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। अब एक और, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज कितना है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। तो इस साइड पे भी इस नंबर को मल्टीप्लाई करें, 6.023 इंटू 10⁻23 6.023 ज़रब 10 की ताकत 3, और आगे इसको मल्टीप्लाई करें किस चीज के साथ, 1.602 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इससे आंसर आ जाएगा 9000, इस तरह का कोई हिस्सा बन जाए 96,580। ठीक है, तो इतना हमारे पास इतने नंबर ऑफ क्या होते हैं इसमें, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, इतना कूलम चार्ज होता है इसकी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना कूलम चार्ज होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब जो है हमारे पास नेक्स्ट है कि हाउ जो है हमारे पास कैसे हम, सपोज दिस इज अ स्क्वायर बॉक्स, इसके अंदर एक हमारे पास +1 कूलम चार्ज है, एक और है हमारे पास यहाँ पे +2 कूलम चार्ज है, एक और चार्ज है यहाँ पे -3 चार्ज है। ठीक है, इसको हमने आफ्टर हमने इसको शेक कर लिया, शेक, तो शेकिंग के बाद इस तरह हो गया, इसको हिला दिया, एक सिस्टम था, यहाँ पे आ गया हमारे पास +2 कूलम चार्ज, यहाँ पे आ गया हमारे पास -2 कूलम चार्ज,
यहां पे कितना चार्ज आएगा x, ये हमारे पास अननोन है, तो इसके ऊपर हमने चार्ज क्या करना है, फाइंड करना है। बिफोर ये था और आफ्टर शेकिंग हमारे पास ये चीज बन गया। तो अब इस x के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पे चार्ज फाइंड करें कि इस चीज के ऊपर हमारे पास चार्ज कितना होगा। तो यहाँ याद रखें लेफ्ट साइड पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहती है कि प्रोसेस से पहले और आफ्टर जो चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना होना चाहिए, यहाँ पे जितना चार्ज होगा उधर भी उतना ही चार्ज होगा। तो यहाँ पे है +1 +2 -3, यहाँ पे है +2 -2 और ये आ जाएगा +6। तो ये हो जाएगा 3 - 3 = 0 और ये 2 - 2 = 0। तो ये क्या हो गया, 0 = x। तो x के ऊपर हमारे पास कितना चार्ज होना चाहिए, 0 चार्ज होना चाहिए। x के ऊपर कितना चार्ज होगा, 0। और इट वैलिड भी है ये पॉइंट। 1 + 2 3, 3 - 3 यहाँ पे कितना चार्ज है, 0। तो इस चीज के ऊपर भी 0 चार्ज होना चाहिए। तो 2 - 2 0, तो इसलिए इस x के ऊपर हमारे पास कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। तो ये पॉइंट भी आप लोग क्या करें, जहन में रखें, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा हम शुरू करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमारे पास क्या है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ, Coulomb's law is an experimentally verified law that lies at the basis of electrostatics. It basically tells you that the force on a test charge due to a point charge q at some point in space is inversely proportional to the square of the distance and, dependent on the sign of the charges, is either directed towards or away from the point charge. When we place multiple point sources in some arrangement, the resulting force on a test charge is the linear combination of all individual sources. We introduce the concept of the electric field and write down the linear combination of the charge distribution. This vector field permeates all space and has units force per unit charge. The electric field tells you what the force is that a particular test charge would feel if you place it somewhere in the field. Given any charge distribution, you can in principle use Coulomb's law to determine the electric field. इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चार्जेस ही के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि चार्ज हमारे पास है क्या, फिर हमने चार्ज के प्रॉपर्टीज पढ़े, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि उस चार्ज के हवाले से एक लॉ है जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ को हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि कूलम्स लॉ हमारे पास है क्या, ठीक है। अच्छा तो एक साइंटिस्ट था कूलम, उसने क्या किया, एक बैलेंस ली जिसका नाम था टॉर्जियन बैलेंस मीजान। उस बैलेंस की मदद से उसने दो चार्जेस के बीच में, सपोज एक चार्ज है हमारे पास Q1 और दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2, ठीक है। इस दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स था उसको मेजर किया कि कितना जो है हमारे पास ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्सेस अप्लाई करेंगे। और इसके जो फोर्सेस है वो डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है, चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ाने से क्या होता है। तो मुख्तलिफ चीजों को उसने छेड़ा और इसके मुताबिक उसने एक लॉ फॉर्मुलेट किया जिसे हम कहते हैं कूलम्स लॉ। तो उसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि द फोर्स, सही, जिसका नाम है हमारे पास कूलम्बिक फोर्स, ठीक है। कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस का प्रोडक्ट होगा उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और नंबर 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, किस चीज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए जरा,
सपोज ये दो चार्जेस, इन दो चार्जेस की जितनी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी उतना ये फोर्स ज्यादा होगा, उतना ये फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, दो पहलवान हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो जितनी उन दोनों में फोर्स ज्यादा होगा, तगड़े होंगे, उतने मजे की लड़ाई होगी। तो जितना इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इतना इसका ज्यादा होगा, उतना वो फोर्स ये जो इन दोनों के बीच में है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, उस चीज में फिलहाल हम नहीं जाते, वो ज्यादा होगा। तो फोर्स, कूलम्बिक फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट को डायरेक्टली। अब सम को क्यों नहीं, या डिफरेंस को क्यों नहीं, या क्वोशंट को क्यों नहीं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। दूसरे नंबर पर ये डिस्टेंस और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब फासला बढ़ाने से इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होता है, कम होता है, और फासला कम करने से इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों रिलेशंस को, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इस तरह आ गया हमारे पास। अब यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे और एक कांस्टेंट आ जाएगी K, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो ये K कांस्टेंट हमारे पास आ गया किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। अब फर्दर बात जो है हम इस चीज के ऊपर करेंगे, इस इक्वेशन को हम आगे लेके चलेंगे। दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। अब इसका विक्टोरियल या वेक्टर फॉर्म हम डिराइव करेंगे, लेकिन यहां से दो बातों का ख्याल याद जहन में रखें कि ये जो फोर्स है ये प्रोडक्ट टू क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रोडक्ट मींस जब दो डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, ये सम है, ये दो चार्जेस का डिफरेंस है, तो इनके साथ उसका रिलेशन क्यों नहीं है, या इनके साथ क्यों नहीं है यार। उसने जो, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, रिसर्च तो हमारे पास या कोई नई चीज लेके आते हैं, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होंगे, मैथमेटिकल वैल्यूज होंगे और थ्योरेटिकल वैल्यूज जो होंगे, इस तरह प्रोग्रामिंग के साइड से जो वैल्यूज, उन सारों का आपस में मैच होना जरूरी है। तो उसने जब टॉर्जियन बैलेंस पे मैयर कर दिया, तो टॉर्जियन बैलेंस पे जो फोर्स का आंसर आ रहा था, ठीक है, वो चार्जेस के इस रिलेशन के साथ ठीक था, इस रिलेशन के साथ, ना कि इस रिलेशन के साथ। जब उसने टॉर्जियन बैलेंस की मदद से देख लिया कि चार्जेस के बीच में फोर्स बढ़ रहा है, तो किस अंदाज से बढ़ रहा है, इस अंदाज से, इस अंदाज से, इस अंदाज से, तो ये वाला रिलेशन ठीक था। तो इसलिए उसने मैथमेटिकल फॉर्म में ये इक्वेशन रखा, बिकॉज दिस प्रोडक्ट वाला जो सीन है, इट एग्रीज विद व्हाट, दिस एग्रीज विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, एक्सपेरिमेंट में जो टॉर्जियन बैलेंस से जो आंसर्स आ रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे क्यूब या पावर 1, या जो दूसरा रिलेशन था r पावर 1 या r की पावर 3 या r की पावर 4, ये वाला रिलेशन क्यों नहीं था यार। वो जो टॉर्जियन बैलेंस था, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज आ रहे थे, वो इस रिलेशन के साथ फिट, करेक्ट, ना कि इन रिलेशंस के साथ। तो इसलिए उसने इस इक्वेशन को यहाँ पे रखा। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कूलम्बिक फोर्स किस चीज को, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज को, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, ये चीज हमारे पास आ गई। अब आगे जो मजीद छेड़छाड़ है वो हम इस इक्वेशन के साथ करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। और अब अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास कुछ यूं होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म निकालें, तो यहाँ पे ये वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे हम इसका डायरेक्शन शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट वेक्टर R। ये यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन शो करेगा किस चीज का, फोर्स। और Q2 के ऊपर भी हमारे पास क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो प्लस दरबे प्लस से क्या आ जाएगा, प्लस। तो सिमिलर चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज की जो प्रॉपर्टीज है उसमें हमने पढ़ा था क्या होना चाहिए, कौन सा फोर्स होना चाहिए, रिपल्सिव। ठीक है, अगर एक माइनस था और दूसरा भी माइनस था, तो माइनस जरबे माइनस से क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो वंस अगेन सिमिलर चार्जेस है, ये भी माइनस है चार्ज और ये वाला चार्ज भी क्या है, माइनस।
तो सिमिलर चार्जेस के बीच में हमारा हमेशा कौन सा फोर्स होता है? रिपल्सिव। तो अगर फोर्स हमारे पास है +12 न्यूटन या +15 न्यूटन या +20 न्यूटन, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? रिपल्सिव फोर्स इंडिकेट कर रहा है। अब सपोज हमारे पास इस तरह आ गया, F इज इक्वल टू -K Q1 Q2 डिवाइड बाय R², इस तरह का आ गया ना। तो अगर इस तरह का आ गया, इसका मतलब है हमारे पास ये फोर्स अट्रैक्टिव है। नेगेटिव साइन इंडिकेट अट्रैक्टिव फोर्स इज बिटवीन द चार्जेस। इसका मतलब है चार्जेस हमारे पास क्या है? डिसिमिलर है। एक -Q1 है, ज़र्ब दूसरा क्या है? +Q2 है। तो माइनस ज़र्ब प्लस से क्या आ जाता है? माइनस। एक -+Q1 है और दूसरा हमारे पास क्या है? -Q2 है। तो यहाँ पे वंस अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ये बात जहन में याद रख ले कि जब हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव होगा तो नेगेटिव क्या आता है? माइनस ज़र्ब प्लस, माइनस प्लस ज़र्ब माइनस, माइनस। तो ये इंडिकेट कर रहा है किस फोर्स को? अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ये आप लोग जहन में ये पॉइंट रखें। अब देखिए जरा, अ वेरी फनी मीम मैंने किसी जमाने उस पे देखा था सोशल मीडिया पे। तो वहां पे देख रहे थे कि कूलम जो है वो न्यूटन को कॉपी कर रहा है। एक हमने पढ़ी है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और दूसरा हमने पढ़ लिया है अभी कूलम्स लॉ। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था या पढ़ी थी, और दूसरा हमारे पास है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये हमने पढ़ा। यहां पे देखे जरा, ये है F ग्रेविटेशन, ये बराबर है Gm1 m2 डिवाइड बाय R²। और यहाँ पे ये वाला जो लॉ है ये बराबर है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R², इस चीज के बराबर। तो यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम्बिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। एक तो ये सिमिलरिटी है। दूसरी सिमिलरिटी हमारे पास ये है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डिम, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए, यहाँ पे जो है बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस ये वाला डिस्टेंस भी काउंट होगा। दिस इज m1 मास, दिस इज m2 मास, ये वाला डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो, जबकि चार्जेस में सेंटर नहीं है। चार्जेस में हमारे पास कूलम्स लॉ इज एलिजिबल या एप्लीकेबल ओनली, सॉरी नॉट एलिजिबल, एप्लीकेबल ओनली टू व्हाट? टू पॉइंट चार्जेस। और पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं, कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे 3 तरह के चार्जेस: पॉइंट चार्जेस, सोर्स चार्जेस और टेस्ट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस डायमेंशनलेस चार्जेस होते हैं। डायमेंशनलेस क्या मतलब? जिसका साइज हम निग्लेक्ट करते हैं, साइज नियरली इक्वल टू 0। साइज बिल्कुल, हम साइज को क्या करते हैं? निग्लेक्ट करते हैं। तो साइज है ही नहीं, ये मैंने इतना बड़ा बना दिया, इसका साइज है ही नहीं। मतलब साइज जब नहीं रहा तो ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज होगा। सेंटर ऑफ चार्ज को या सेंटर किसी भी चीज का हम तब लेते हैं जब उसका बहुत बड़ा, जिस तरह बाल है, फुटबॉल है, इसका सेंटर होगा ना। अब साइजलेस चीज है, डायमेंशनलेस चीज है, तो उसका तो साइज होगा ही नहीं। तो इसलिए ये जो फोर्स है ये बिटवीन द चार्जेस और ये बिटवीन द सेंटर ऑफ द मास है। ठीक है। अच्छा, अब एक और डिफरेंस हमारे पास ये आ रहा है कि ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि ये फोर्स हमेशा क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। और ये वाला जो फोर्स है ये बहुत अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, क्योंकि मास हमेशा हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एक तो मैथमेटिकल टर्म्स यहां से ये आ रहा है ना, +2 कीजिए, +4 कीजिए, ठीक है। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि हाँ, मतलब मासेस हमारे पास हमेशा क्या होंगे? +2 कीजिए, +5 कीजिए, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, मैथमेटिकली भी ये अट्रैक्टिव होता है और वैसे भी लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के भी न्यूटन ने हम पढ़ाया था हमें
कि every body in universe attract every other body with a special force called gravitational force, सही, और ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है, ये एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो फिर फोर्स हमारे पास क्या है, अट्रैक्टिव हो गया। डिसिमिलर चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, और सिमिलर चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा, ठीक है। तो ये एक और हमारे पास इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ठीक है। तो ये भी आप लोग जहन में याद रखें, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगर हम फर्दर डिस्कशन करें के की बारे में, कि के हमारे पास क्या है, ठीक है, के क्या है, और के की जो F is equal to K Q1 Q2 divided by R square. Now what is K? K हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 9 ज़रब 10 की ताकत 9, ठीक है। और यहां से ये इधर आ जाएगा तो इसका यूनिट डिराइव करें न्यूटन, ये इधर आ जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और ये कूलम है ना, यहां से देखिए जरा, K की वैल्यू आ जाएगी FR स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो ये यूनिट है किस चीज का, के का। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, एक डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं। तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट देखिए, क्योंकि इसके साथ यूनिट है डायमेंशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो के हमारे पास कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। अच्छा, जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है उसमें कांस्टेंट जी था, और जो न्यूटन सॉरी गास व्हाट वी कॉल्ड इट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें हमारे पास कांस्टेंट क्या है, के, ठीक है। अच्छा, तो इधर देखे फर्दर, ये के हमारे पास बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, इन दोनों की तकरीबन परमिटिविटी सेम होती है, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर की परमिटिविटी है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। तो अगला हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह परमिटिविटी, दैट व्हाट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या है, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कशंस करें।